Assalamualaikum dear students, वेलकम टू लेक्चर 21 ऑफ एमडीकैट केमिस्ट्री। बेटा आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एमकैट को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, एंड एट द एंड ऑफ लेक्चर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट पीएच, पीओएच, के केबी, पीके, पीकेबी, the strength of acids and bases. So this is going to be the last lecture on chemical equilibrium. Stay connected till the end of lecture. Let's start. Let's start with solubility product. Solubility product क्या होता है बेटा? तो सबसे पहली एक नोट है बेटा कि दिस टर्म हैज नो यूज फॉर हाईली soluble salts. ये हाईली soluble salts के लिए ये टर्म यूज नहीं की जाती. This term is only implied for slightly soluble salts. Only those salts which are very slightly soluble in water, which are sparingly soluble in water. Okay? But for example, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे मैंने salts की examples लिख दी हैं. AgCl, AgBr, AgI, PbSO4, BaSO4, PbCl2, CaF2, Ag2CrO4, ये सारे के सारे जो हैं बेटा आपके पास, ये सारे के सारे जो हैं ये स्लाइटली सोल्युबल सॉल्ट्स. इन सब की लिए बात हो रही है. किसी भी हाईली सोल्युबल सॉल्ट लाइक NaCl, लाइक KCl, उनकी बात नहीं हो रही. डन. चलेंगे नेक्स्ट. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयन each raised to power equal to coefficients of balanced chemical equation at equilibrium state. बेटा जब हमारे पास हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं और वो बहुत स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट है. लेट्स यहाँ पे मैं आपको कह देता हूँ बेटा ये एक कंटेनर है. इस कंटेनर के अंदर मैंने एक वाटर लिया सॉल्वेंट और उसके अंदर एक स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट AX ऐड कर दिया. तो ये ऑब्वियसली कैटाइंस और एनाइंस में स्प्लिट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, लेकिन बहुत स्लाइटली स्प्लिट होगा क्योंकि इट इज वेरी वेरी स्पेरिंगली सोल्यूबल. क्लियर? ये बहुत कम इसके मोल्स जो होंगे वो डिसोसिएट होंगे टू फॉर्म कैटाइंस एंड एनाइन. The majority of salt will remain undissociated in form of AXBY. और ये बेटा हमारे पास होगा क्या कि एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी बिटवीन डिसॉल्व्ड एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट. जब बेटा ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए तो वो आयंस जो हैं उन आयंस का जो आयनिक प्रोडक्ट है विद ईच ऑफ द आयन हैविंग इट्स कोएफिशिएंट्स रेज्ड टू द एक्सपोनेंट्स, उसके जो भी कोएफिशिएंट्स हैं वो एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे, उसकी पावर बन जाएंगे. तो बेटा उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. यहाँ पे मैंने एक जनरल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है. लेट्स से ये मेरे पास एक सॉल्ट है बेटा AXBY. जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये X शुरू में चला जाएगा और Y इस A की पावर बन जाएगा. सो X A पावर Y. सिमिलरली B के लिए जब मैं लिखूंगा तो Y शुरू में आ जाएगा तो Y B पावर और ये X इसकी पावर बन जाएगा -X. डन. अब मैं इस रिएक्शन के लिए अगर KC लिखूं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके लिख ले. AY की पावर बन जाएगी X, BX -X की पावर बन जाएगी Y और डिवाइडेड बाई AXBY विच इज अनडिसोसिएटेड. और अगर मैंने अभी आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ दिस AXBY विल रिमेन अनडिसोसिएटेड, ये डिसोसिएट ही नहीं होगा, ये कैटाइन और एनाइन में स्प्लिट ही नहीं होगा. लिहाजा मैं कह सकता हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज है वो बहुत थोड़ी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसकी कंसंट्रेशन चूंकि चेंज नहीं हो रही सिग्निफिकेंटली, लिहाजा इसको मैं एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो मेरे पास ये बन जाएगा AY पावर X B माइनस एक्स पावर वाई. और ये बेटा KC को जब इसकी कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा KSP विच इज कॉल्ड एज
solubility product, और ये बेटा हम देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन विद कोएफिशिएंट्स रेज्ड टू पावर। जो कोएफिशिएंट्स थे उसके बेटा यहाँ पे x कोएफिशिएंट था, इधर y, तो x बेटा जहाँ पे कोएफिशिएंट था वहां पे वो पावर बन गया, y जहाँ पे कोएफिशिएंट था वो वहां पे क्या बन गया, पावर। डन। चलिए नेक्स्ट। अब बेटा जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो एक्सप्रेशन है ये कैसे लिखेंगे। लेट्स से मेरे पास एक सॉल्ट है CaF2, तो बेटा अभी गौर से देखें, जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये क्या किस में स्प्लिट होगा बेटा, ये Ca1 है तो शुरू में 1 आ जाएगा, तो Ca, और इसकी पावर ये F के नीचे क्या है बेटा 2, तो इसकी पावर बन जाएगी +2 प्लस बेटा ये 2 शुरू में आ जाएगा और F की पावर क्या आ जाएगी -1, चूंकि आपके पास Ca1 है। तो यहाँ से आप बेटा अगर KSP लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि KSP, अभी मैं वो पूरा KC की फॉर्म में नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि आपके पास एक कैल्शियम आयन है और एक आपके पास बेटा फ्लोराइड आयंस हैं जिसके पीछे कोएफिशिएंट 2 है, तो वो पावर 2 बन जाएगा। कैल्शियम के पीछे चूंकि कोएफिशिएंट 1 था तो बेशक आप यहाँ पे 1 लगा लें ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आप ये दूसरे को देख लें बेटा Mg3PO4 होल ट्वाइस को, इसमें अगर गौर से देखें तो बेटा Mg शुरू में चला 3 शुरू में चला जाएगा Mg, और Mg की पावर ये आ जाएगी +2, और ये शुरू में 2 शुरू में चला जाएगा PO4 और इसकी पावर ये आ जाएगी बेटा ये 3 वाली, सो -3। सो KSP किसके बराबर आ जाएगा, KSP विल बिकम इक्वल टू Mg की पावर +2। अब गौर से देखें तो Mg का कोएफिशिएंट क्या है 3 इसकी पावर बन जाएगा, और PO4 -3 इसका कोएफिशिएंट 2 है तो ये इसकी पावर बन जाएगा। डन। नेक्स्ट Ag2CrO4, इसको देखेंगे अगर बेटा इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये 2 है, ये शुरू में चला जाएगा 2Ag, और इसकी बेटा अगर देखो CrO4 एक ही है पूरा, अगर इसको एक 9 माने तो एक CrO4 है, तो मैं कह सकता हूँ 2Ag पावर +1 प्लस एक CrO4 है तो एक ही लिखो बेटा CrO4, और इसकी पावर क्या बन जाएगी जो Ag के साथ है बेटा -2, तो क्या बन जाएगा जी KSP, Ag पावर +1, इसका कोएफिशिएंट जो है 2 वो इसकी पावर बन जाएगा, और CrO4 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो जस्ट ऐसे ही लिख दे CrO4 की पावर -2। डन। जहां पे कुछ ना हो वहां को पावर 1 होती, आपको पता है इसका। तो ये आपके पास बेटा इस तरीके से हम KSP एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आपको किसी भी रिएक्शन के लिए लिखने को कही जा सकती है। इवन कोई ऐसे भी हो सकता है A2B3, A3B2, M3X2, M3N2, इस तरह किसी भी फॉर्म में आपको लिखने के लिए कही जा सकती है। सो यू मस्ट हैव ए प्रैक्टिस बिफोर अपियरिंग इन एग्जाम, आपको पास इस चीज की प्रैक्टिस हो ताकि आप बड़े आराम से वो लिख सकें। डन। MCQs में आते हैं इस तरह के। यहाँ पे एक और चीज प्रैक्टिस पूछी जाती है बेटा, इसी चीज को उल्टा करके पूछा जाता है कि अगर आपके पास KSP एक्सप्रेशन गिवन है तो आपने सॉल्ट का नाम लिखना है। ये तो उससे भी आसान है बेटा, सीधा सीधा आपने क्या करना है, ये जो पावर पॉजिटिव Y और पावर नेगेटिव X है, इससे पॉजिटिव नेगेटिव निकाल दें और इसको क्रॉस पे ऐसे लिख दें, तो ये बन जाएगा AXBY। यहाँ पे पावर +2, यहाँ पावर -3, पॉजिटिव नेगेटिव मिटा दें और क्रॉस पे लिख दें जी M3X2। यहाँ पे आ जाए बेटा नीचे, यहाँ पावर +2, यहाँ पावर -3, पॉजिटिव नेगेटिव मिटा दें क्रॉस में कर दें बेटा, ये आ जाएगा Ca3 और PO4 कितने हो जाएंगे 2। डन। इस तरह आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा, आगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से प्रेसिपिटेशन को क्या करते हैं बेटा, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या प्रेसिपिटेशन हो रही है, क्या प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही, और क्या सोल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड, कौन सा सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट।
कंसिडर जनरल रिएक्शन, बेटा ये वही बात लिखी हुई है, KSP किसके बराबर होगा, ये भी मैंने आपको लिखनी सिखाई है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ये भी बताया था कि बेटा जब इक्विलिब्रियम होगा तो इसको क्या कहेंगे, KSP। अगर इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल नहीं है, यही बेटा 100% सेम चीज है, तो इसको बोलेंगे QSP या Q0। ये कब होगा बेटा, जब इक्विलिब्रियम नहीं होगी। और से सुने बेटा, अगर इक्विलिब्रियम है तो KSP या फिर इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और अगर बेटा आपके पास नहीं है तो इसको बोलते हैं बेटा आयन प्रोडक्ट या Q0 या QSP। क्लियर हो गया, ये बिल्कुल KC और QC से रिलेटेड है, जैसे KC हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और QC हो आयनिक प्रोडक्ट, बिल्कुल वैसे रिलेट कर सकते हैं। QC KC तो अलग चीज होती है, आपको पता है, रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे गौर से इस बात को देखिएगा बेटा जी, कि अगर इक्विलिब्रियम है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम अभी स्टैब्लिश नहीं हुई, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, आयन प्रोडक्ट। अब गौर से देखें, तीन ही केसेस हो सकते हैं कि क्या KSP QSP के बराबर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक साल्ट ले लिया, आपको पता है कि इस साल्ट के लिए KSP की वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 है, ये आपको पहले से पता। तो बेटा आपने वो सॉल्ट ऐड किया एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, आपने उसके अंदर कैटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशन को डिटरमिन किया, और डिटरमिन करने के बाद एक चीज फाइंड की, और आपको पता चला कि KSP फाइंड करने की कोशिश की, तो आपको पता चला कि नहीं, ये तो समथिंग लाइक 90 आई है आंसर आपके पास। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं, अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुई। या अगर 100 हो है, QSP भी अगर बेटा 100 है, दोनों बराबर है, आपने फाइंड किया, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुकी है। अगर आपके पास QSP KSP से छोटी आती है, जैसे 90 आई, या आंसर 120 130 आ जाता है, या बड़ी आ जाती है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो। डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि पहली केस है KSP इज इक्वल टू QSP, दूसरी है बेटा KSP बड़ा है QSP से, और तीसरा है KSP छोटा है QSP से। अच्छा बेटा ऐसे तो आप भूल जाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप याद कर लें, यहाँ पे दोनों बराबर हैं, यहाँ पे KSP बड़ा है और यहाँ पे KSP छोटा है। इस तरीके से याद करेंगे तो फिर भूलेगा नहीं। तो बेटा जब दोनों आपस में बराबर होंगे ना, दोनों की कंसंट्रेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुकी है। और ये जो सोल्यूशन है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसके अंदर मजीद जो सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, और अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूट के बीच में एक इक्विलिब्रियम होगी, यानी जिस रेट से अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा होगा, उसी रेट से जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है बेटा वो क्या हो रहा होगा, वापस अनडिसॉल्व हो रहा। द रेट ऑफ डेसोल्यूशन एंड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन दोनों आपस में बराबर हों, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी। तो इस केस में मैं कह सकता हूं बेटा कि कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। डन। जगह बेटा अगर आपके पास ऐसे हो, जैसे ये 90 वाला आंसर आया था कि KSP बड़ा हो, इसका मतलब है KSP 100 है, QSP 90 है अभी, तो KSP बड़ा है QSP, इसका मतलब है बेटा सोल्यूशन के अंदर मजीद गुंजाइश है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। इट मींस द सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। 100 पे आके सैचुरेटेड होगा ना, अभी 100 तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, तो वो अनसैचुरेटेड है, और इस केस में भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी। डन। और अगर KSP छोटी हो गई, QSP बड़ी हो गई, जैसे 120, तो इसका मतलब है कि हमने हीट करके सोल्यूशन के अंदर कोई ना कोई क्या किया है बेटा, डिसॉल्व किया। इट मींस द सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और इस केस में बेटा प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्लियर हो गया, इस केस में प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो प्रेसिपिटेट कब बनते हैं, जब Q0SP बड़ा हो या KSP छोटा हो। याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से MCQs आता है। व्हेन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, जब KSP छोटा हो, जब QSP बड़ा हो, तब क्या बनेंगे आपके पास,
प्रेसिपिटेट, जब सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो। डन। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पीछे छोड़ के आगे चला जाए, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि बेटा ये आपके पास प्रेसिपिटेट बनेंगे। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वापस रिवर्स डायरेक्शन में आए। डन। और प्रेसिपिटेशन बेटा होती रहेगी अनटिल QSP इज इक्वल टू KSP। ये उस वक्त तक होती रहेगी जब तक दोनों कंडीशन 1 दोबारा सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक होती रहेगी। और जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, प्रेसिपिटेशन विल अगेन स्टॉप। डन। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कुछ फैक्टर्स हैं बेटा। KSP किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता और किन चीजों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल बेटा देखें, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड नहीं करता। आप सॉल्ट एक मन लें, 1 किलो लें, 1 ग्राम लें, 2 ग्राम लें, KSP की वैल्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है। KSP बेटा उतनी ही रहेगी। डन, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे एक रेशो है। नेक्स्ट बेटा, प्रेशर। बेटा जो प्रेशर है ये भी KSP की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं करता। वॉल्यूम का भी KSP की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साइज ऑफ कंटेनर, हाँ बेटा कंटेनर बड़ा यूज करना है, छोटा जिसमें डिसोल्यूशन की है ना। फॉर एग्जांपल आपको मैंने ग्लास में डिसॉल्व किया, मैंने बीकर में डिसॉल्व किया, मैंने बड़ी फ्लास्क में डिसॉल्व किया, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी में डिसॉल्व करो। डन। नेक्स्ट है बेटा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट का भी फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी क्वांटिटी यूज करते हैं सॉल्यूट की, KSP इस पर डिपेंड नहीं करती। आप कितनी क्वांटिटी यूज करते हैं सॉल्वेंट की, KSP इस पे डिपेंड नहीं। डन। अब बेटा यहाँ पे एक छोटी सी याद रखनी है, इनमें से बेटा हर एक चीज पे सवाए साइज ऑफ कंटेनर के QSP डिपेंड करती है। जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो QSP या Q नॉट की वैल्यू चेंज होगी, प्रेशर चेंज करोगे तो QSP की वैल्यू चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज करोगे, प्रेशर वॉल्यूम एक ही बात है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर आप चेंज करेंगे बेटा तो QSP की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि उस वक्त इक्विलिब्रियम नहीं होगी। डिसॉल्व्ड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होगी लेकिन वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो उसको उस वक्त KSP नहीं कहेंगे। जब KSP दोबारा बन जाएगी तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जब इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो जाएगी आफ्टर डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम, तो KSP की वही ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। द कंसंट्रेशंस विल एडजस्ट देमसेल्फ इन सच अ वे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ KSP ही होती है। इसका मतलब है कि KSP टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसके अलावा भी कुछ चीजों पे डिपेंड करती है लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। डन। अब बेटा नेक्स्ट जी, KSP किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। जी आपने पहले क्या यूज किया, फॉर एग्जांपल KCl यूज किया, फिर NaCl, या कुछ डिफरेंट सॉल्ट्स यूज करते गए जो स्लाइटली सोलेबल है। आपने Ag2CrO4 यूज किया, आपने Ca3PO4 होल ट्वाइस यूज किया, तो डिफरेंट सॉल्यूट्स के लिए डिफरेंट KSP की वैल्यू, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। मोस्टली तो बेटा सॉल्वेंट वाटर ही होता है, लेकिन फिर भी अगर हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो KSP की वैल्यू चेंज हो। डन। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। तीसरी चीज, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। जी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और चौथी चीज है बेटा जो अभी बताया आपको, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो बेटा टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, अगर आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव है, हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि सोल्यूशन जो आपके पास जो सॉल्वेंट है वो हीट अब्सॉर्ब करता है और उसके बाद सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है, तो उस केस में बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से KSP की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर बेटा सोल्यूशन जैसे ही क्या करता है, किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है, सॉरी सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जैसे ही किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है तो वो हीट रिलीज करता है, हीट सिस्टम को देता है बेटा बाहर, तो बेटा उस केस में सॉरी सराउंडिंग को देता है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा केस। डन। अब बेटा एक और बात, इन तमाम चीजों के अंदर अगेन QSP की वैल्यू अफेक्ट होगी। आप नेचर ऑफ सॉल्यूट चेंज करें QSP चेंज, नेचर ऑफ सॉल्वेंट चेंज करें QSP चेंज, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस
बेटा वो तो हमेशा वही रहेगी, आपको पता है, लेकिन उस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे क्यूएसपी डिपेंड करेगी। डन। तो बेटा क्यूएसपी इन साइज ऑफ कंटेनर के अलावा तमाम चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन केएसपी सिर्फ और सिर्फ बेटा अगर एक सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इक्विलिब्रियम पे तो कंसंट्रेशन आपको पता है कांस्टेंट ही रहेगा। डन। चलो नेक्स्ट। अब बेटा नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास एक पहले से सोल्यूशन बना हुआ है। यहाँ पे गौर से इस बात को समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम इसमें से एमसीक्यूज आया था और बहुत सारे लोग यहाँ से कंफ्यूज हो गए, बहुत ज्यादा लोग यहाँ से कंफ्यूज हो गए। तो ये आपके पास एक सोल्यूशन पहले से बना हुआ है, क्लियर हो गया। लेट से मैं कहता हूं कि आपने AgCl का सोल्यूशन बनाया है और ये डिजोल्व होके Ag पॉजिटिव आइंस और Cl नेगेटिव आइंस बना दिया। आपने इसके अंदर क्या ऐड किया, मजीद AgCl ऐड किया, आपने मोर सॉल्यूट ऐड किया सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर नहीं, सोल्यूशन के अंदर। तो क्या होगा, जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करेंगे, आपको पता है बेटा वही ली शेटलियर प्रिंसिपल लगाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसका मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी बेटा। मैं कह सकता हूं क्यूएसपी इंक्रीज होगी, लेकिन केएसपी की वैल्यू पे आपको पता है कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो केएसपी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं। डन। अगर आपने सॉल्यूट मजीद ऐड किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ रही है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम है, सॉल्यूट मजीद आ रहा है, तो मोल पर डीएम क्यूब इंक्रीज हो रहे हैं, क्यूएसपी की वैल्यू बढ़ेगी, जबकि केएसपी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी के अंदर मजीद सॉल्यूट की बजाय मजीद सॉल्वेंट ऐड कर, लेट से यहाँ पे मैं एक और कंटेनर बना देता हूं, ये आपने AgCl डाला हुआ है बेटा, इसने स्प्लिट होके बनाए हैं Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपको पता है वाटर इज आल्सो वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्योंकि वाटर के अंदर ही डिसोसिएशन हो रही है। तो बल्कि मैं इसको एक दफा अच्छा करके लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इधर लो, ये लो बेटा, ये रिएक्शन है, इधर देखें, AgCl प्लस वाटर, इस बीकर, किसी बीकर के अंदर ये हो रहा है, इसमें Ag पॉजिटिव हाइड्रेट आयंस बेटा, उसके हाइड्रेटेड आयंस और Cl नेगेटिव के एक्वस या हाइड्रेटेड आयंस बन रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि जैसे ही आप वाटर को ऐड करेंगे, वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन विल शिफ्ट अगेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसका मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। सारी चीजें सेम नहीं है, बड़े गौर से देखिएगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। मैं ये भी कह सकता हूं क्यूएसपी की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। और मैं एक बात और कह सकता हूं बेटा कि केएसपी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बातें तो सेम थी, लेकिन यहाँ पे रुक जाए, कंसंट्रेशन बेटा, कंसंट्रेशन अब वाटर ऐड किया ना, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट वही है, आपने मजीद क्या ऐड कर दिया, वाटर। तो बेशक डिसोसिएटेड आयंस थोड़े से बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, बट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, बेटा वॉल्यूम के अंदर चेंज ज्यादा आ गया है। तो आप मुझे बताएं, मोल पर डीएम क्यूब, मोल्स इन 1 डीएम क्यूब, डीएम क्यूब ज्यादा बड़ा है, डीएम क्यूब नीचे है, या इसको ऐसे लिख दो, मोल डिवाइडेड बाई डीएम क्यूब। तो डीएम क्यूब ऑफ वाटर, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा बड़ी है, मोल्स कम बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ पे डिक्रीज करेगी। और यही एमसीक्यूज लास्ट टाइम आया हुआ था और सब लोगों ने इंक्रीज लिखा। डन। और ये बड़ा मशहूर जमाना, आपके पास ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ भी है, कि ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि जब आप बेटा डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, लेकिन कंसंट्रेशन बेटा वो स्क्वायर रूट टाइम्स डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। समझ आ गई है। डन।
तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, सॉल्यूट ऐड करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, क्यूएसपी भी बढ़ेगी और केएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्यूएसपी भी बढ़ेगी, केएसपी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन अब के बारी डिक्रीज हो जाएगी। डन। नेक्स्ट। अब बेटा जी रिलेशनशिप है बिटवीन केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी और केएसपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी हमें अगर सॉल्युबिलिटी गिवन हो तो हम केएसपी कैसे फाइंड करेंगे, और केएसपी गिवन हो तो सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। और स्पेशली बेटा अभी यहाँ पे एमकेट है, तो हमने जल्दी जल्दी में ये काम करना है, तो कैसे करें। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे गौर से देखें, मैंने ये पहला रिएक्शन लिखा है CaF2, Ca पॉजिटिव 2 और 2F माइनस, ये तो आपको लिखना सिखा दिया है मेरे ख्याल में, आ गया होगा। अब बेटा यहाँ पे देखें, इसके कोई भी मोलर कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल इसके एस मोल्स, इसके भी एस मोल बना रहे हैं और इसके 2s मोल बना रहे हैं, ऐसा ही है। तो मैं लिख सकता हूं कि KSP ऊपर वाले के लिए लिखो बेटा Ca पॉजिटिव 2 और F माइनस 1 का कोफिशिएंट 2 है बेटा। अब बेटा वैल्यूज पुट करो, Ca पॉजिटिव 2 को मैं रिप्लेस कर देता हूं S से और F माइनस 1 को रिप्लेस कर देता हूं 2S। तो KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S का क्या आ जाएगा बेटा, स्केयर। तो KSP किसके इक्वल है, 2 का स्केयर 4S स्केयर और S 4S क्यूब के बराबर आ जाएगा KSP। और यहां से मैं बेटा S की वैल्यू निकालना चाहूं तो KSP के नीचे 4 को डिवाइड कर दें और क्यूब रूट की फॉर्म में 1/3 पावर ले लें बेटा, या क्यूब रूट ले लें, तो ये आपके पास बन जाएगा S इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/3। डन। अब यहाँ पे गौर से एक बात सुने बेटा, मैंने शुरू में ना एक इक्वेशन लिखी थी AX/BY सॉल्ट, ऐसे लिखा था, याद है। अब ये जो पहला कैटाइन है, इसका जो नीचे बेटा नंबर ऑफ कैटाइंस हैं ये आपको X है, और जो नंबर ऑफ एनाइंस हैं ये आपके पास Y है। तो बताएं जी यहाँ पे X क्या है, X की वैल्यू बेटा नंबर ऑफ कैटाइंस 1 है, Y की वैल्यू नंबर ऑफ एनाइंस 2 है। डन। समझ आ गई या कोई नहीं। चलो जी, अब यहाँ पे देखें बेटा, मेरे पास कोई एक AB2 टाइप सॉल्ट है जिसमें एक कैटाइन और 2 एनाइन है, जैसे यहाँ पे CaF2 में भी था। तो बेटा अभी मैंने सॉल्व करके बताया कि इसके लिए आंसर आएगा 4S क्यूब। अगर इसको उल्टा कर दें, मेरे पास कैटाइन 2 है, एनाइन 1 है, कैटाइन 2 है, X2 है, Y1 है, तो भी इसका आंसर आएगा 4S क्यूब। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा है जिसमें कैटाइन भी 2 हैं तो अभी भी टोटल 4, देखो एनाइन भी 2 हैं, पहले भी 2 और एक 3, सॉरी पहले 3 थे अब 4 है, नीचे 4 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब टोटल 4 हो गए बेटा। तो अब की बारी गौर से देखेंगे आप कि ये हो जाएगा 16S की पावर 4, क्योंकि ये भी बन जाएगा 2S, ये भी बन जाएगा 2S, तो 2S का स्केयर 4S स्केयर, 4S स्केयर, तो 4 4 16S की पावर 4 आंसर आ जाए। डन। अगर आपके पास कैटाइन 1 है और एनाइन 3 है तो कितना बन जाएगा बेटा, 27S की पावर 4। और बेटा अगेन अगर कैटाइन 3 है, एनाइन 1 है, तो 27S की पावर 4 अगेन। यहाँ पे बेटा आपको या तो ये याद कर ले, या फिर ये नीचे एक मैंने फार्मूला गिवन दिया हुआ है, उसकी मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे कि मैं इसके लिए आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ A3B के लिए। यहाँ पे देखें X की वैल्यू आपको पता है 3 है, और Y की वैल्यू क्या है बेटा, X 3 है और Y 1 है। तो आप करें बेटा KSP इज इक्वल टू X की पावर X, X की पावर X का मतलब 3 की पावर 3, Y की पावर Y 1 की पावर 1, S की पावर X प्लस Y मतलब 3 प्लस 1 4। तो करो जी बेटा, 3 3 जार 9 3 जार 27, 1 की पावर 1 तो नहीं लेनी, S की पावर 4। तो ये देखें बेटा यहाँ से आ गया। आप किसी कम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक इस यहाँ से जो इस फार्मूले में ना आता हो, जैसे ये नहीं आ रहा तो उसके लिए भी आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले के लिए भी बेटा अभी देखें, तो आप यहाँ पे X3Y2 पुट करें जी। बेटा मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और S की पावर 3 प्लस 2 5। लिख सकते हैं बेटा
27 टाइम्स 4 एस की पावर 5। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 27 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 28 टू 4 टू 8 प्लस 2 108 एस की पावर 5 आ डन। अब यहाँ पे बेटा आप वैल्यूज पुट करें। अगर आपको के एस पी फाइंड करनी है तो एस की वैल्यू पुट करें, और अगर आपको एस फाइंड करना है तो के एस पी की वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। नेक्स्ट एक बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस तरह का, ताकि हमें आइडिया हो जाए। जैसे यहाँ पे देखें सी ए ओ एच होल ट्वाइस, अगर आप गौर से देखें बेटा तो सी ए पॉजिटिव 2 और 2 ओ एच माइनस। तो एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि 27 एस की पावर 4 आएगा, लेकिन सॉरी 27 एस क्यूब आएगा, लेकिन निकाल भी दें। ये एस है, ये एस, ये 2 एस, बेटा क्या बन जाएगा आपके पास के एस पी। आप निकाल सकते हैं एक्स की पावर, सॉरी यहाँ से इस तरीके से ना निकालें, वो एक्स वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें। एस एक्स की पावर एक्स, एक्स क्या है आपके पास 1, सो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, वाई की पावर वाई हो गया, और एस की पावर 1 + 2, तो ये बन जाएगा बेटा 4 s³ तो आपके पास आपको के एस पी गिवन है, आपने सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, तो के एस पी की वैल्यू पुट करें बेटा। बल्कि यहां से पहले ऐसे लेंगे के एस पी डिवाइडेड बाई 4 ⁻1/3 इज इक्वल टू एस। एस फाइंड करें बेटा, क्या आ जाएगी आपके पास के एस पी कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 4 ⁻1/3। सो बेटा यहाँ पे देखें 8 4s are 32, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.8 इंटू 10⁻⁻5 की पावर 1/3। इसको ऐसे कर दें, सॉल्व करने के लिए s इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि पॉइंट बेटा अगर आपने राइट मूव करना है तो पावर माइनस करेंगे, और पावर 1/3। सो s इज इक्वल टू बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 10⁻⁻6 की पावर 1/3। पहले 2 की पावर को सॉल्व करें तो ये 2 आ जाएगा, आपको पता है 3 3 से खत्म। फिर इसको 3 2s are 6 कर दे तो 2 इंटू 10 की पावर 3 2s are 6 2 -2, तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। डन। ये सिंपल कैलकुलेशन हैं, आप करके बेटा बड़े आराम से यहाँ से आंसर निकाल सकते। डन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 कितनी है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर, सॉल्युबिलिटी गिवन है। और यहाँ पे अगेन बेटा आपको वही चीज गिवन है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें 1 कैटाइन 2 एनाइन, यहाँ पे भी 1 कैटाइन 2 एनाइन। मैं लिख सकता हूँ कि KSP किसके इक्वल है 4s³ के। चलो जी निकालो जी, आपको क्या गिवन है सॉल्युबिलिटी गिवन है, आपने KSP निकालनी है। सो KSP इज इक्वल टू 4 इंटू 2.0 इंटू 10 की पावर -4 का क्यूब। सो KSP इज इक्वल टू 4 इंटू बेटा इसको 2 इंटू 10 की पावर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर ले। 2 का क्यूब आ जाएगा बेटा 8.0 इंटू 10 की पावर -12। सो KSP इज इक्वल टू 8 4 32.0 इंटू 10 की पावर -12। सो बेटा पॉइंट को अगर आप लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर ऐड करेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर -11। डन। तो मुश्किल तो नहीं है, इंतहाई इजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, कि कौन सा सॉल्ट प्रेफरेबली प्रेसिपिटेट करेगा। यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे गौर से देखिएगा। फॉर एग्जांपल बेटा आपने ना यहाँ पे AgCl को पानी में डाला, AgCl पानी में जाके क्या करेगा Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा। इस AgCl के सॉल्ट के अंदर आपने एक और चीज डाल दी, एक तो आपने AgCl डाला,
दूसरा आपने एक और डाल दिया AgI, तो AgI भी वाटर में डिसोसिएट होने की कोशिश करेगा, जाके डिसॉल्व होगा, Ag पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। अब दोनों के दोनों देखें तो बेटा बहुत स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन इन दोनों स्लाइटली सॉल्युबल में एक ज्यादा सॉल्युबल होगा, एक कम सॉल्युबल। तो यहाँ पे आप कॉमन आयन इफेक्ट लगा सकते हैं कि जो ज्यादा सॉल्युबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कॉमन आयन तो आ गया है, ऊपर भी Ag पॉजिटिव नीचे भी Ag पॉजिटिव कॉमन आ गया। तो जो आपके पास वीक सॉल्ट होगा, जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इन दोनों में से अगर बेटा AgI क्या है आपके पास, कम सॉल्युबल है, तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और AgCl बेटा अगर लेस सॉल्युबल है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, कि कौन सा सॉल्ट प्रेफर करेगा कि वो प्रेसिपिटेट हो। लेट्स इसको थोड़ा सा बेटा मजीद समझते हैं कि लेट्स से बेटा मैंने आपको ये कहा कि जो सॉल्ट मोर सॉल्युबल है, जो ज्यादा सॉल्युबल है, वो क्या करेगा, वो सोल्यूशन में ही रहेगा, रिटेन इन सोल्यूशन, वो सोल्यूशन में रहने की कोशिश करेगा। और जो लेस सॉल्युबल होगा बेटा वो दूसरा, आप यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा के तो आप कह सकते हैं कि जो लेस सॉल्युबल है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। डन। अब तीसरी बात, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, कौन सा कम सॉल्युबल है, ये पता चलेगा हमें KSP से। तो बेटा सीधी सी बात होती है कि KSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो अगर आप देखो तो KSP हमारे पास जो AgCl की होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू AgI। तो हम क्या कह सकते हैं कि AgI कम सॉल्युबल है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है, ये ऊपर AgCl, ये स्ट्रॉन्ग इन दोनों में हैं, दोनों वीक, ये इन दोनों में कंपैरेबली ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और AgI वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेटा ये क्या करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को मजीद सप्रेस करके AgI बना देगा। डन। इसका मतलब है कि AgI क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये उसकी होगी प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन, या इस चीज को हम नाम दे सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्युबिलिटी का सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है। डन। चलो जी नेक्स्ट, कुछ एप्लीकेशन हैं बेटा, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले डिटरमिन KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी कर चुके हैं, डिटरमिन सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP ये भी कर चुके हैं, प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन या नेचर ऑफ सोल्यूशन ये भी कर चुके हैं बेटा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। और ये लास्ट का वाला काम, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी, ये बेटा 1 2 3 व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस तरह से बेटा पूछा जा सकता है। तो लिहाजा इनको आपको एक आपके सामने इस तरह लिखे हुए भी हों ताकि आपको याद रहे कि यही चार से बेटा कोई पांचवी चीज एडिशनल आ जाए तो बेटा वो फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के यूजेस में नहीं होगी, एप्लीकेशंस में नहीं होगी। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। जी कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट अभी हमने पढ़ा, द डिक्रीज the suppression in solubility of a weak electrolyte due to presence of strong electrolyte with common ion, उसको क्या कहेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। लेट से आपके पास आपके एक कंटेनर था, इसके अंदर आपने एक सॉल्ट ऐड किया बेटा KClO3। जैसे ही आपने इसके अंदर, सॉरी मैं इसको मिटा इरेज करके आपको दोबारा लिख देता हूं, आपने इसके अंदर ये सॉल्ट ऐड किया KClO3, बेटा ये जाके क्या इसने क्या किया, ये KClO3 जाके डिसॉल्व हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो बेटा ये रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होगी K पॉजिटिव प्लस ClO3 -1 में। फिर आपने इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड किया KCl, जिसके पास कोई एक, जैसे जो इसके अंदर कैटाइन या एनाइन कोई एक आयन कॉमन हो, तो आपने KCl डाला तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, इरिवर्सिबल आयोनाइजेशन होगी K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रो, यहाँ पे K पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या हो गई बेटा, यहाँ पे
कॉमन हो गई। जब के पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कॉमन हो गई दोनों में, तो बेटा ये जो रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में जा सकता है वही रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और KClO3 यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। डन। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी बेटा उस KClO3 की, KClO3 की सोल्यूशन के अंदर मोलैरिटी कम हो जाएगी, ओवरऑल मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कम हो जाएगी। डन। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl यूजिंग कॉमन आयन इफेक्ट। बेटा हमारे पास ये कोई एक NaCl है, लेट से मैं ये कहता हूँ ये इम्प्योर है, या ये समुद्र का पानी है, आप कह सकते हैं सॉल्ट वाटर है, सॉल्टिश वाटर ऑफ ओशन। बेटा यहाँ पे ये NaCl, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बेटा डिसॉल्व होगा, कुछ Na प्लस आयंस बनाएगा, कुछ Cl माइनस आयंस बनाएगा। इसके अंदर अगर मैं HCl गैस को इससे पास कराऊं, तो HCl गैस जैसे ही पानी में जाएगी ये कंप्लीटली आयोनाइज होके H प्लस और Cl माइनस बनाएगी, और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी। इसकी वजह से होगा क्या, ये Cl माइनस वापस Na प्लस के साथ मिलकर NaCl को प्रेसिपिटेट आउट करेगी, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी मजीद कम हो जाएगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि NaCl जो अब बनेगा, तो बेटा Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ मिलके वो इम्प्योर तो नहीं होगा, वो प्योर होगा, और जितनी भी गन चंद होगी बेटा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। डन। इम्प्योरिटीज वगैरह। डन। नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा इसके एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट का सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल ऑफ सॉल्ट इज बेस्ड अपॉन कॉमन आयन इफेक्ट, और बेटा मोर प्रिसाइजली बेस्ड अपॉन कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा यहाँ पे गौर से देखें, कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुप 0 भी होता है, वो यहाँ पे नहीं ऐड किया हुआ। ये ग्रुप 1 के अंदर बेटा आपके पास है Ag पॉजिटिव और Pb2 पॉजिटिव। ग्रुप 2 के अंदर भी कुछ कैटाइन हैं, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ये याद करना जरूरी नहीं है, जो याद करना जरूरी है वो आपको बता दूंगा नेक्स्ट आगे इस स्लाइड में। ये चीजें बेटा याद करना, ये स्पेशली ग्रुप 2, ग्रुप 3 के ये कैटाइंस भी आपको याद होने चाहिए, और इनके आपको ये याद होने चाहिए ग्रुप रिएजेंट्स भी। ग्रुप 2 के अंदर जो बेटा आपके पास कैटाइंस होते हैं वो होते हैं कॉपर, बिस्मथ और कैडमियम, और इनके ग्रुप रिएजेंट हैं H2S और HCl। इसी तरह ग्रुप 3 के अंदर हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन, और इसके ग्रुप रिएजेंट हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। डन। अब बेटा गौर से देखें ये कैसे यूज होगा। हम क्या करते हैं बेटा, इन कैटाइंस के अंदर ना कोई ऐसा रिएजेंट ऐड करते हैं, ये वाला ये जो H2S और HCl रिएजेंट ऐड करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ये जो कैटाइन है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएं, ये सॉलिड फॉर्म में अपीयर हो जाएं, और वो जो बनने वाला सॉलिड है उसका एक पर्टिकुलर कलर हो जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। डन। तो बेटा जब हम इन प्रेसिपिटेट टू प्रेसिपिटेट आउट द फॉलोइंग कैटाइन in form of insoluble sulfide salt, we need low concentration of sulfide ions। हमने इनके ना सल्फाइड्स बनाने, कॉपर सल्फाइड, बिस्मथ का सल्फाइड, कैडमियम का सल्फाइड बनाना है, और उसके लिए हमें हाई कंसंट्रेशन में सल्फाइड नहीं चाहिए, हमें लो कंसंट्रेशन के अंदर सल्फाइड चाहिए। डन। अब बेटा लो कंसंट्रेशन के अंदर जब सल्फाइड चाहिए तो फिर हम उसके लिए ये मिक्सचर यूज करते हैं H2S और HCl। अब गौर से देखें तो H2S है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बेटा रिवर्सिबली आयोनाइज होके H पॉजिटिव और S-2 बनाएगा। जब हम इसके अंदर HCl डालेंगे तो वो स्ट्रांगली बेटा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंप्लीट आयोनाइजेशन से बना देगा। इसकी वजह से सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूशन वीक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन, और H2S बनना शुरू हो जाएगा। जैसे H2S बनेगा वो कैसे बनेगा, H प्लस और S-2 के रिएक्शन से। इसका मतलब है S-2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और यही तो चीज चाहिए हमें, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। जब लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस चाहिए तो मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसके अंदर ये डालेंगे कॉपर सल्फाइड बना देगा, बिस्मथ सल्फाइड बन जाएगा, कैडमियम सल्फाइड बन जाएगा, और इनके डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फाइड का ब्लैक PPT बन जाएंगे,
बिस्मथ सल्फाइड के डार्क ग्रे से ब्लैक प्रेसिपिटेट डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन, कैडमियम सल्फाइड के ब्राइट येलो टू ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट हमें इन कॉपर पॉजिटिव 2, बिस्मथ पॉजिटिव 3 और कैडमियम पॉजिटिव 2 की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे। डन। नेक्स्ट इसी तरह हम ग्रुप 3 के देख सकते हैं बेटा। ग्रुप 3 के अंदर आपके पास अगर गौर से देखो तो ये कैटाइंस हैं, Cr पॉजिटिव 3, Al पॉजिटिव 3 और Fe पॉजिटिव 2। और इसके अंदर जो हम बेटा यूज करते हैं वो है NH4Cl और NH4OH, ये हमारे ग्रुप रिएजेंट है। अगेन वही बात, टू प्रेसिपिटेट द फॉलोइंग कैटाइंस इन फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। अब हमें सॉल्ट्स की फॉर्म में नहीं, हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में इनको प्रेसिपिटेट करना है। वी नीड लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हमें लो कंसंट्रेशन में क्या चाहिए? हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए। तो NH4OH NH4 प्लस और OH माइनस बना देंगे, रिवर्सिबली आयोनाइज होके वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NH4Cl क्या करेगा? NH4 प्लस और Cl माइनस बना देगा। जैसे ही NH4 प्लस बनेगा बेटा सोल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये OH माइनस के साथ रिएक्शन करके NH4OH बना देगा, रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से OH माइनस की या हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और फिर जैसे ही बेटा हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रोमियम Cr OH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस और आयरन FeOH होल थ्राइस की फॉर्म में बेटा क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ये बेटा क्रोमियम के बनेंगे ग्रीन पीपीटी, एल्यूमिनियम के बनेंगे व्हाइट पीपीटी और बेटा आपके पास जो आयरन 3 होता है इसके बनते हैं रेडिश ब्राउन पीपीटी या येलो पीपीटी। डन। नेक्स्ट, यहां तक तो बेटा हो गया जी। ये आगे जो टॉपिक आ रहा है बेटा, ये थोड़ा सा बेटा हम कह सकते हैं कि इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, तो मैंने इसको टच दे दिया। बाकी सच ये सिलेबस का आपका हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बेटा आपको पता है कि KW या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके बराबर होता है? KW कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस के होता है, और इसकी वैल्यू 10 की पावर -14 या 1 इंटू 10 की पावर -14 मोल स्क्वायर DM -6 होती है। किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री C पे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? तो मैंने डिफरेंट 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू लिखी है, 25 पे लिखी है, 35 पे लिखी है और 50 पे लिखी है। देखें हम बेटा, यहाँ पे है 1.14 और 10 की पावर -15, फिर 1 इंटू 10 की पावर -14, 2.09 इंटू 10 की पावर -14, 5.47 इंटू 10 की पावर माइनस। मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे KW की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब मैं कह सकता हूं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KW। डन। यही वाली इक्वेशन जो बेटा ये ऊपर लिखी हुई है KW इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस, ये यहाँ पे मैंने लिखी है बेटा। ये दुरुस्त तभी है जब ये 10 की पावर -14 के बराबर, सॉरी, तभी है जब ये टेम्परेचर 25। अब बेटा दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग ले लो, तो इधर हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ KW, और आपको पता है मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो ये बेटा क्या बन जाएगा? PKW PH और POH, और आपको पता है PKW 14 होता है, तो सम ऑफ PH एंड POH कम्स आउट टू बी 14। डन। यहाँ पे बेटा 3 केसेस बनती हैं। अगर PH और POH आपस में बराबर हों और दोनों की वैल्यू यानी 7 हो, तो सोल्यूशन होता है हमारे पास न्यूट्रल। अगर pH लेस देन 7 हो या POH ग्रेटर देन 7 हो, तो हम क्या कहते हैं जी? सोल्यूशन है एसिडिक। और अगर हमारे पास pH ग्रेटर देन 7 या POH लेस देन 7 हो, तो हम कहते हैं सोल्यूशन है बेटा बेसिक। डन। अब बेटा जो pH और POH है ना, ये आपको नेचर ऑफ सोल्यूशन के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये बता सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है इसकी pH ये है, लिहाजा ये हम कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है या डाइल्यूट सोल्यूशन है। लेकिन pH या POH
कभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस के बारे में। यानी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक वीक एसिड है, इसके बारे में पीएच का कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। पीएच आपके को इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। आपके पास एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है और उसकी पीएच बेटा, उसका अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया तो उसकी पीएच समथिंग 6 के करीब भी हो सकती। डन। तो लिहाजा आपने हमेशा याद रखना है कि स्ट्रांग हो या वीक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन ऑफ एच आइंस और ओ एच माइनस आइन से लेना देना है पीएच और पीओएच का, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड का एच प्लस और ओ एच माइनस है या वीक एसिड का एच प्लस और ओ एच माइनस है, जो भी उसका एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो उसका एक्वस सोल्यूशन। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपको बेटा यहां से पता चलेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे पता चलेगी। मैंने पहले भी बताया था बेटा कि ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, यानी के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा इतना स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज ज्यादा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जितनी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, जितना उसका साइज बड़ा होगा इतनी ज्यादा स्टेबल होगी, इतना वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अकोमोडेट कर सकेगी। डन। इतना एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरी चीज बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए वैल्यू, जितनी पीकेए वैल्यू कम एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी पीकेए वैल्यू ज्यादा एसिड कम स्ट्रॉन्ग। डन। यहाँ पे बेसिस की बात करें तो वो भी बिल्कुल वैसी ही है बेटा। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, यानी के बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। अब तो बेटा एसिड बनेगा ना, बेस का कंजुगेट एसिड होता है, तो जितना कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट जितना ज्यादा करेगा, इतना बेटा वो क्या होगा, या न्यूट्रल होगा तो ऑब्वियसली वो कितना ज्यादा स्टेबल है, आयोनाइज होना नहीं पसंद करता, उतना वो ज्यादा क्या होगा बेटा, बेस स्ट्रांग होगी। और सिमिलरली बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यू। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कुछ वीक एसिड्स, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस और कुछ वीक बेसिस के नाम बताए थे। एक दफा रिकॉल करा देता कि जितने भी हमारे पास HCl, HNO3 और H2SO4 या परक्लोरिक एसिड HClO4, ये बेटा चार हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। डन। वीक एसिड्स में कौन से आते हैं? H2S, HCN, H2CO3, फिनोल, ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं, ये सारे के सारे वीक एसिड्स। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। NaOH, KOH, ये जितने भी एल्कली मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स। वीक बेसिस में बेटा आपके पास अमीन्स आते हैं। डन। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास है वो क्या है कि आप Ka और Kb को क्या कर दें, मल्टीप्लाई। जब आप Ka और Kb को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा Kw। वैल्यूज ले लें बेटा, Ka की जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, Kb की एसिड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर H प्लस और OH माइनस बचेगा और वो होता है Kw। डन। लॉग ले लें बेटा, माइनस लॉग ऑफ Kw माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ Kb, नेगेटिव लॉग लेना है तो क्या हो जाएगा, ये PKW, PKa और PKb। इसका मतलब है बेटा अगेन PKa और PKb भी किसके बराबर होती हैं, 14 के बराबर होती है। जैसे पीएच और पीओएच का सम 14 होता है, वैसे पीकेए और पीकेबी का सम भी क्या होता है, 14। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है बेटा कि वैल्यूज ऑफ के ए एंड के बी जो होती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पर डिपेंड करती हैं, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के ए की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसके लिए के ए की वैल्यू ज्यादा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो उसके लिए के बी की वैल्यू ज्यादा, बाकी इनके लिए कोई खास फैक्टर नहीं है जिसपे ये डिपेंड करती है। डन। नेक्स्ट, अब बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन टेबल है, ये आपके सामने मैंने जो ड्रॉ किया है, इससे आप बहुत सारी कन्वर्जन्स कर सकते हैं। तो इसके अंदर बाई लेयर्ड है, अगर आप गौर से देखें तो पहली लेयर है बेटा, जैसे H प्लस गिवन हो तो OH माइनस फाइंड करें, और OH माइनस गिवन हो
तो H प्लस फाइंड करें, आपको पता है H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। डन। सिमिलरली अगर आपको पीएच गिवन हो तो पीओएच फाइंड करें, और पीओएच गिवन हो तो पीएच फाइंड करें। आपको पता है पीएच और पीओएच का सम किसके बराबर होता है? 14। आप माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। पीएच फाइंड करनी है तो 14 माइनस पीओएच, और पीओएच फाइंड करनी है तो 14 माइनस पीएच। अब बेटा नेक्स्ट चीज क्या है, अगर आपको H प्लस गिवन है और आपने पीएच फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि आप पीएच किसके इक्वल होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। और पीएच फाइंड करनी हो बेटा, और पीएच गिवन हो, H प्लस फाइंड करना हो, तो बेटा क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव पीएच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा इस बात। पीएच की वैल्यू है 2.3, तो मेरा H प्लस क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.3। पीएच है 4, एंटी लॉग ऑफ -4। पीएच है 4.3, एंटी लॉग ऑफ -4.3। तब आपके पास H प्लस आएगा। एंटी लॉग वैल्यू का नहीं लेना, नेगेटिव लॉग लिया था तो नेगेटिव का एंटी लॉग ले। डन। इसी तरह बेटा अगर आपके पास OH माइनस है और आपने POH फाइंड करनी है, सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, और OH माइनस किसके बराबर होगा? एंटी लॉग ऑफ माइनस POH। अब बेटे मेरे कुछ ज्यादा बहुत कंफ्यूज हो गए, सर जी ये क्या हो गया, ना हमें कैलकुलेटर या लॉग टेबल अलाउ है, तो और हम लॉग निकालेंगे कैसे? बेटा नेक्स्ट स्लाइड तक इंतजार करें, मैं आपको बगैर कैलकुलेटर बगैर लॉग टेबल के लॉग निकालना, इंटी लॉग निकालना सिखाऊंगा इसी लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट इज बेटा यहाँ पे देखें, ये के ए के बेटा अगर आपने के ए फाइंड करनी है या के बी फाइंड करनी है, तो आप देखें के ए को आप फाइंड कर सकते हैं H प्लस से। आपको H प्लस गिवन है A माइनस डिवाइडेड बाई एच है, और ये बेटा के ए से H प्लस और H प्लस से के ए फाइंड हो सकता है। सिमिलरली OH माइनस से के बी और के बी से OH माइनस फाइंड आउट हो सकता है। डन। और हमें अगेन पता है, अभी हमने पढ़ा कि के और के बी को मल्टीप्लाई करें तो के डब्ल्यू आता है। इसका मतलब है के ए पता हो तो के बी फाइंड हो सकती है, और के बी पता हो तो के ए फाइंड हो सकती है। डन। चलो जी राइट साइड ऑफ पे आए टेबल पे बेटा, यहाँ पे देखें पीओएच पता हो तो पी के बी फाइंड हो सकती है, और पीएच पता हो तो पी के ए फाइंड हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई होगा बेटा? बफर पर उसने लिख दिया है। तो आपको पता है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। डन। चलो जी, अब बेटा नेक्स्ट टॉप पे देखें, के ए से पी के ए फाइंड करना है, तो वही बात है, लॉग और एंटी लॉग ले लें, माइनस लॉग ऑफ के ए और एंटी लॉग ऑफ माइनस पी के ए, ये फार्मूलाज दोनों गिवन है। और अगर के बी से पी के बी और पी के बी से के बी फाइंड करना है, तो पी के बी होगा माइनस लॉग ऑफ के बी और के बी होगा एंटी लॉग ऑफ माइनस पी के बी। डन। इस टेबल से मेरे ख्याल में बहुत सारी कैलकुलेशन करने में आपको आसानी है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पर आपने देख के जाना। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पी के और पी के बी का सम भी 14 होता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। चलो जी नेक्स्ट। जी बेटा अब आपकी मतलब की कहानी आ गई है, जिसके लिए आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हाउ टू टेक लॉग विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट लॉग टेबल कैसे लेना है। तो बेटा उसके लिए ना दो तीन चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। पहली चीज कि ये फार्मूला, ये तो आपको आता ही होगा कि लॉग ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। दूसरी बात, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी किसके बराबर होगा? लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। यानी आपके पास जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में हो जाएगा, जो डिवीजन है वो माइनस में चली जाएगी। डन। और एक और बात, लॉग ऑफ ए की पावर एन किसके इक्वल होगा? एन लॉग ऑफ ए, जो पावर है वो पीछे चली जाएगी, एन बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लॉग ऑफ ए उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन। और एक बात और याद रख लें बेटा, log of a with base a is 0, log of a with base a is 1, 0 नहीं, ये 1 के बराबर होता है। तो जी बेटा यहाँ पे गौर से देखें,
कुछ वैल्यूज याद करनी है, जैसे log ऑफ 10 बेस 10 होती है इस log की, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, किस किस की, सबकी नहीं, 1 से 9 तक सारी नहीं याद करा रहा। देखें, log ऑफ 1 आपको पता होता है 0 है, log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5 और log ऑफ 7, ये वैल्यूज आपने याद करनी है जो प्राइम नंबर है हमारे पास। बाकियों को तो हम उसी से निकाल लेंगे ना, log ऑफ 4 को 2 मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे, log ऑफ 6 को बेटा हम क्या कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई विद 2, log ऑफ 8 को हम 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, log ऑफ 9 को हम log ऑफ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो हमारी मर्जी है, हम उस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो log ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.30, log ऑफ 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 5 की वैल्यू होती है 0.69 और log 7 की वैल्यू होती है 0.84। तो बेटा जी log कैसे निकाल रहे हैं, आसानी से ये log कैसे निकाल रहे हैं, ये तो सीधी सीधी वैल्यूज है। यहाँ पे देखें मैंने कैसे ले लिया है, ये जानबूझ के लिया है ताकि आपको आसानी हो करने में। लो जी, पहले तो इसके लिए वो इक्वेशन लिख दो ना कि HCl की pH निकालनी है, तो H प्लस और OH माइनस, सॉरी Cl माइनस, और अगर ये 0.0001 मोलर है तो ये भी 0.0001 और ये भी, सॉरी 0001, और बेटा वो भी आपके पास Cl माइनस भी इतने ही बनेंगे, लेकिन उनसे हमारा लेना देना नहीं है। तो H प्लस आ गए आपके पास, कितने आ गए बेटा H प्लस की कंसंट्रेशन, हम कह सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 -4। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसको साइंटिफिक में लिखना है। किसमें लिखना है, साइंटिफिक में। तो जी pH किसके बराबर आ जाएगी जी, लो जी, माइनस लॉग ऑफ, माइनस बाद में कर देंगे, आप पहले लॉग ले लें, लॉग में जो आंसर आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर, लॉग ऑफ 1 बेटा प्लस माइनस माइनस 4 log 10, जी बेटा बोले क्या आंसर आएगा, log 1 माइनस 4 log 10, बेटा आपको पता है 1 होता है। सो pH किसके इक्वल आ गई, यहाँ पे आपके पास -3, और वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। डन, को मसला तो नहीं है, बोलने शाबाश अगर किसी को मसला है। ये -3 आंसर आया था, और -3 वो शुरू में मल्टीप्लाई किया हमने प्लस से, माइनस से, तो +3 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे आए, POH निकालनी है, H2SO4 का बेटा आपके पास 5.7, यहाँ पे डायरेक्ट उसने गिवन है और वैल्यू भी बड़ी लंबी दे रखी है अगर आप देखें तो। सो बेटा यहाँ पे H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 -2, अगर आपको पता है ये 5.7 इंटू 10 की पावर -7 है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5.7 इंटू 10 की पावर -7, तो 5 2 10, तो इसको बेटा करें कितना बनेगा, H प्लस 7 2 14 1 एंड 5 2 10 प्लस 1 11, 11.4 इंटू 10 की पावर -7, और मैं लिख सकता हूँ बेटा H प्लस की क्या आ जाएगा, 1.14 माइनस करेंगे इंटू 10 की पावर -8। चलो जी, pH किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस लॉस में मल्टीप्लाई करना है, हमने बताया था 1.14 या 1 ही ले लें बेशक इसको, मल्टी, और बेटा ये आ जाएगा -8 log 10। लो जी, pH किसके इक्वल आ गई आपके पास, log 1 0 होता है और 1.14, तो बेटा ये बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसको आप 0 ही इंक्लूड कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा लेना है तो 0 पॉइंट, ये देखें यहाँ पे 0 से 0 पॉइंट, सॉरी 0 से 1 तक जाते हुए कितना ही इंक्रीज हुआ होगा, log 1 0 है, तो 1.14 में जाते हुए कितनी सी इंक्रीज हुई होगी, log 2 पे पहुंच के बेटा आपके पास क्या है, 0.3 है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। -8 log 10 1, तो pH आपके पास आ गई है, आपके पास बेटा -8, तो +8 आ गई pH, तो POH निकालनी है आपने, तो POH निकालने बेटा आपको 14 -8, सो 6। डन, ये MCQs बेटा पीछे आ भी चुका हुआ है MCAT में।
नेक्स्ट, एंटी लॉग कैसे लेना है? ये तो लॉग था, एंटी लॉग भी बिल्कुल आसान है बेटा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पॉजिटिव के लिए अलग रूल लगेगा और नेगेटिव के लिए अलग तरीका लगेगा, थोड़ा सा समझना है आपने। कैसे? जैसे कि ये लॉग है 2.37 का, एंटी लॉग लेना है, तो सीधी सी बात है बेटा, मैं कह सकता हूँ इसका मतलब है 10 की पावर 2.37 की आंसर क्या होता है, ये एंटी लॉग है। डन। अब बेटा गौर से देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, क्लियर हो गया? और बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक मिनट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 + 0.37, सो मैं इसको लिख देता हूँ 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई विद 0.37 किसका एंटी लॉग था, लॉग था। अभी बेटा पीछे जाएंगे टेबल पे, आप देखें log 2, अगर आपको गौर से देखें तो log 2 किसके है, 0.30, ये 37 है, और log 3 है 47। तो बेटा इन दोनों के बीच में ही कोई वैल्यू आएगी ना, तो मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 2.5 ना सही, 2.4 सही, समथिंग लाइक, क्योंकि 47 और 30 के बीच में आ रही है 37, बहुत बड़ा गैप आ रहा है। डन। तो मैं इसको ले लेता हूं बेटा log 2.4 का आंसर, समथिंग लाइक। डन। समझ आ रही है? चलो जी, तो इसको मैं ले लेता हूं log, सॉरी 2.4 का। सो बेटा ये आ जाएगा आपके पास कितना, 100 मल्टीप्लाई विथ 2.4 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो मैं लिख सकता हूँ 2.4 इंटू 10 की पावर 2। डन। चलो जी यहाँ पे आ जाए, इसको भी मैं लिख सकता हूँ बेटा 4 + 0.69, सो 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 0.69 किसका लॉग होता है बेटा, अभी हमने देखा था 5 का। एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो यहाँ पे तो 5 कर दें तो सीधा सीधा आंसर आ गया है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी सर, +4। डन। चलो जी इधर आ जाएं, एंटी लॉग लें जी -5.6 का, तो भैया मैं इसको लिख सकता हूँ 6, अब आपने माइनस करके लिखना है, सिर्फ इतना फर्क है, 6, बल्कि मैं इसको कैसे माइनस में लिखना है तो -6 लिखूंगा ना जी, -6, और बेटा प्लस में क्या करूंगा इसके अंदर, 69 को बेटा 100 से निकाल दें, तो 100 माइनस 69, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1, और ये 931 ऑलमोस्ट, सो ये 0.31, और आपको पता है ये बन जाएगा 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 0.30 था बेटा आपके पास 2 का लॉग, तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 10 की पावर -6, इसका लॉग है बेटा, एंटी लॉग है -5.6 जी। इसको भी मिटा लें बेटा, बहुत आसान है, इंतहाई आसान है मेथड। इसको कर लें बेटा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, -3 प्लस 0.15, ऐसे ही बन जाएगा ना, 85 और 15। फिर इसको कर लें बेटा आपके पास 10 की पावर -3 और 15 किसका आएगा बेटा, अब देखो पीछे वापस टेबल पे, थोड़ा सा आपको टेबल पे गौर करना पड़ेगा, 3 0 और 0, यहाँ पे दरमियान में 0.15 लाई करता है, दरमियान में क्या आएगा 1.5। डन। तो इसको बेटा 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर-। अब बेटा ये आंसर एग्जैक्ट नहीं आए, लेकिन क्लोज टू योर आंसर होंगे, आप इसे देख के बड़े आराम से आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते। डन। बस सिर्फ आपने कि ये अगर पॉइंट में ना हो तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल आसान ही हो जाएगी, जैसे एंटीलॉग 4 का लेना है तो 4 का स्क्वायर, सॉरी 10 की पावर 4, एंटीलॉग 2 का लेना है तो 10 की पावर 2, वो तो मतलब बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर बेटा पॉइंट में है और पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ है, तो फिर आप देख लें कि अगर पॉजिटिव है तो ऐड करके, और नेगेटिव है तो बेटा माइनस करके आप क्या करेंगे, काम चलाएंगे। डन। नेक्स्ट, but this makes an end to this lecture. If you have any question you can ask me in comment section, और बेटा आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ईमेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, गुड बाय।
अल्लाह हाफ़िज़।